हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ अच्छा है और फिजिक्स भी अच्छे से चल रही होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आज हम बड़ा एक प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं और वो है कैपेसिटर। सामने आपके लिखा हुआ है। तो बेटा, कैपेसिटर क्या चीज़ होती है और किस तरह से वो यूज़ की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बड़ा हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। तो कैपेसिटर क्या होता है बेटा, इस कैपेसिटर को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक हमारे पास कोई पंखा है, कूलर है, कोई मोटर है, ऐसी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको चलाने के लिए, यानी कि जब उसको हम जैसे स्विच ऑन करते हैं ना और फैन घूम जाता है, इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं एनर्जी इन द मीन्स ऑफ करंट, यानी कि उस टाइम पे हमें ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली कई बार हमें कुछ डिवाइसेस चलाने के लिए 25 से लेकर और 50 एम्पियर तक का, 25 टू 50 एम्पियर तक का करंट चाहिए होता है। तो किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना वो मुश्किल है। स्टार्ट करना मुश्किल है, जब वो चलने लगे तो फिर जब वो फ्लो पकड़ लेगा तो उसके बाद उसको चलाना बहुत आसान है। कहते हैं ना, किसी को स्टार्ट करना मुश्किल है। अब तुम भी पढ़ते हो, कई बार पढ़ने का मन ही नहीं करता, बट एक बार जैसे ही स्टार्टअप हुए तो फिर लगातार पढ़ते 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 कई घंटे बीत जाते, पता नहीं चलता। तो स्टार्टअप, इनिशिएटिव, वो जो लेने में समय लगता है ना, या उस समय जो एनर्जी लगती है, ताकत लगती है, वो सबसे ज़्यादा लगती है। जैसे अब रात को सो गए, सुबह उठना है। अब रात को सो गए, सुबह उठना है, तो सुबह बड़ी नींद ऐसी आ रही होती है कि बस 5 मिनट और, 5 मिनट बाद पक्का उठ जाऊंगा, और वो 5 मिनट के कब 1 घंटे होते हैं पता ही नहीं लगता। तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना, बहुत एनर्जी लगती है उठने में कि ना, बस बहुत आलस आता है। मगर एक बार जब उठ गए तो उठ के बाद क्या होता है, उठने के बाद तुरंत फराटेदार सब काम होते हैं, है ना। तो उसके बाद तो सब काम चल जाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर, जब उसको शुरू करना है तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए। बट जो हमारे घर में सप्लाई आती है, उस सप्लाई में जो करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। वो करंट हार्डली 20 से 22 एम्पियर का करंट होता है। और मान लो किसी डिवाइस को चाहिए 30 एम्पियर का करंट, 40 एम्पियर का करंट, है ना, तो वो तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा, तुमने देखा होगा। और कई बार क्या होता है कि तुमने देखा होगा, जैसे पावर प्लग होते हैं, पावर प्लग जस्ट कि मान लो प्रेस है, गीज़र है, हीटर है, उनके प्लग बड़े बड़े होते हैं, और जिसमें वो लगाए जाते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, स्विच भी मोटा होता है उनका। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा करंट सप्लाई चाहिए, और जो छोटे स्विच लगा दी तो क्या होगा, उससे वो स्विच फूक जाएगा। क्यों? उतना करंट सहन ही नहीं कर सकता छोटा स्विच, उसको कौन सहन कर सकता है, बड़े वाला स्विच, है ना, हाई पावर वाला, क्योंकि उसको पावर ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं। अब बहुत सारे डिवाइसेज में तो हम हर जगह स्विच का नहीं, एनर्जी देनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर के इस्तेमाल से ही वो पता लगता है। अब एक एग्जांपल समझो कि क्यों उन डिवाइसेस में इस चीज़ को करना पड़ता है हमें, ठीक है। एक एग्जांपल और समझो। अब मान लो हमें पानी चाहिए, ठीक है, मुझे 1 लीटर पानी चाहिए। मैंने नलके से हैंड पंप किया और 1 लीटर पानी निकाल लिया। अब हैंड पंप करने में टाइम लगता है, 1 लीटर पानी निकलने में टाइम लगता है। मान लो मुझे 2 लीटर पानी चाहिए तो थोड़ा और चलाऊंगा। मुझे 10 लीटर पानी चाहिए, थोड़ा और चलाऊंगा। अब मान लो मुझे चाहिए 1000 लीटर पानी। कितना चाहिए, 1000 लीटर पानी। तो मेरे को एक तो बहुत देर तक चलाना पड़ेगा 1000 लीटर पानी के लिए, है ना। अब 1000 लीटर पानी चाहिए तो बहुत टाइम लगेगा। मगर मैं चाहता हूँ कि मुझे भैया 1000 लीटर पानी ना 1 सेकंड में मिल जाए, 1 ही सेकंड में 1000 लीटर पानी मिल जाए। तो क्या होगा, अब वो नलके से तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या मैं करूँ, तो बहुत बड़ा पाइप ले लूँ, हैं, उस बहुत बड़े पाइप से खचाक से 1000 लीटर पानी निकाल दूँ। वो भी संभव नहीं कि एकदम 1000 लीटर पानी निकल जाए। तो क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि भाई 1-1 लीटर की 1000 बाल्टी ली और 1000 लोग खड़े हो गए, और जैसे कहा भाई अब मुझे पानी चाहिए 1000 लीटर, तुरंत 1 सेकंड के अंदर सबने एकदम पानी फेंका 1000 लीटर एकदम। तो हो सकता है कि 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी आ जाए। बट अगर ऐसा ना करें, 1-1 हज़ार बाल्टी लेकर ना फेंकते पानी, तो 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी आना पॉसिबल नहीं है। तो कैपेसिटर भी कुछ ऐसा ही करता है। यानी कि हम क्या करते हैं,
एनर्जी को कैपेसिटर के अंदर क्या करा देते हैं, स्टोर करा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और जब हमें वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उसको खराक से एकदम दे देते हैं। यानी क्या करता है, एक अरेंजमेंट है, एनर्जी को इकट्ठा कर लेगा, भर लेगा और फिर एकदम दे देगा, ले भाई सारी एनर्जी एकदम दे देगा तुरंत, इंस्टेंटली। मान लो 5000 जूल एनर्जी भरी हुई है तो तुरंत 5000 जूल एनर्जी दे देगा। तो इसलिए जिस डिवाइस को स्टार्टअप होने के लिए ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ती है तो उसको ये एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, और एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर तो फ्लो बनाना है, वो बाकी काम जो सप्लाई आ रही है वो कर सकती है। जैसे तुमने कई बार देखा होगा घर में पंखा है ना, अब पंखा कई बार हम स्विच ऑन करते हैं और पंखा नहीं चलता है। घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, उन्होंने कहा भैया डंडा से एक बार घुमा दे और फिर ऑन कर, तो कई बार कहते हैं डंडे से घुमाने के बाद जैसे ऑन करते हैं पंखा चल पड़ता है। सबने देखा होगा ना, क्योंकि वो घर के साइंटिस्ट हैं और तुरंत कह देंगे इसका कंडेंसर ख़राब हो गया बदलवा लेना। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो कंडेंसर ही क्या है, कैपेसिटर है पंखे के अंदर। क्योंकि पंखे को चलने के लिए इनिशियल टॉर्क की जरूरत पड़ती है, और वो इनिशियल टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, इनिशियल एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि उसका कैपेसिटर खराब हो चुका है इसलिए स्विच ऑन करते हुए चलता नहीं है, या अगर चलेगा तो बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे उसकी नानी मर गई है, बिल्कुल आराम आराम से चलेगा, आराम आराम से। तो भी कह देंगे भी इसका कैपेसिटर खराब हो गया बदलवा दो, क्योंकि बिना कैपेसिटर चलता नहीं है। तुमने कई बच्चे ऐसे जो गाँव से जुड़े हुए हैं, या किसी ने बाद में देखा भी होगा गाँव के अंदर, जैसे कई बार हम इंजन चलाते हैं, मोटर चलाते हैं ना, मोटर को जैसे पंप की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में, हैंडल मारते हैं और उसके बाद स्टार्ट होता है तो ट्यूबवेल, और उसके बाद पानी निकलता है, होता है ना, कई बार देखा होगा। क्योंकि उस वहाँ इनिशियल टॉर्क हम किससे देते हैं, हाथ से देते हैं। मगर आजकल की जो मोटरें आती हैं, ये पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो नहीं होता ऐसा, बट आजकल की जो मोटरें आती हैं उनको क्या जरूरत पड़ती है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि उनके अंदर पहले से क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, और वो इनिशियल टॉर्क तुरंत प्रोवाइड करते हैं, स्विच ऑन करा और तुरंत मोटर स्टार्ट हो जाती है। और उससे भी बेटर आजकल मोटर आने लगी है, इंडक्शन मोटर, जिसमें इंडक्टर का भी इस्तेमाल होता है, वो हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक टाइम में, तो किससे पॉसिबल है, कंडेंसर से। तो ये चीज़ क्या होती है, तुमने देखा होगा कोई भाई इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जस्ट लाइक कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा के देख लो, उसका जो मदरबोर्ड होता है ग्रीन कलर की प्लेट होती है। अब ग्रीन कलर की प्लेट में तुमने देखे होंगे छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, लाल पीले हरे रंग के, कोई नीले रंग का होता है, कोई पीले रंग का होता है ना, गोल 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 छोटे छोटे लगे होते हैं, वो सब कैपेसिटर होते हैं, सब के सब कैपेसिटर होते हैं। क्यों, क्योंकि वही एनर्जी चाहिए। अब तुमने एक एग्जांपल और देता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। कैमरा सबने देखा हुआ है, देखा ना सबने, वो कैमरा फोटोग्राफर लेके चलता है, और जो फोटो खींचता है, फोटो खींचते ही जैसे फ्लैश आती है ना, एकदम तेज रोशनी जलती है, उसके ऊपर फ्लैश लाइट लगी होती है, वो तेज जलती है। अब उस फ्लैश लाइट को जलाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे हम दबाते हैं वो फ्लैश लाइट तुरंत जलती है, बट कैमरे के अंदर तो वो पेंसिल छोटी सी बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी से क्या होगा, उस बैटरी में इतनी औकात है कि वो जला दे उसको, है ही नहीं। बैटरी का करंट कितना होता है, वो बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है, कुल मिला के 3 वोल्ट की मान लो बैटरी 2 लगी हुई है, 4 लगी है तो कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट की हो जाएगी, 12 वोल्ट की हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा बैटरी। तो 12 वोल्ट की बैटरी में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो फ्लैश लाइट होती है ना उसको जला दे, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसे होता है, तो ये कैपेसिटर की हेल्प से पॉसिबल है। कैपेसिटर उसके अंदर लगा होता है ऑलरेडी, जो उसको जैसे ही स्विच ऑन करते हैं एकदम एनर्जी देता है, जिससे वो जलता है फिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब हमें इस तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिस भी डिवाइस के अंदर, तो वहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर का। तो बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में आएगा। तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि कैपेसिटर एक्चुअली में क्या काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कैपेसिटर एक्चुअली में क्या करेगा। क्या करेगा, बहुत सारी एनर्जी को लेगा, बहुत सारी एनर्जी को लेगा और एकदम दे देगा, ले भाई, और उसको यूज़ करो। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा कैपेसिटर का। तो अब तक तुम समझ गए होगे कि भाई कैपेसिटर है क्या चीज़। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इट इज़ एन अरेंजमेंट, क्या है ये, इट इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर, किसको स्टोर करेगा, चार्ज ही स्टोर करता है ना ये, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज in a small space, to store large amount of charge। और इस चार्ज को कह सकते हो hence एनर्जी, हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। एक्चुअली में एनर्जी स्टोर नहीं होती,
बट एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और कहाँ हो रही है? इन स्मॉल स्पेस, छोटे से हिस्से में बहुत सारी एनर्जी भर दो और बाद में उस एनर्जी को ले लो। और उसके बाद क्या है? एंड सप्लाइड एट वंस, एकदम सप्लाई दे दे, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं हम? कैपेसिटर बोल देते हैं। तो कैपेसिटर क्या काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा हो? एनर्जी स्टोर करने का काम कर रहा है। तो कोई भी कंडक्टर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज भर दोगे, ठीक है, और बाद में उसका इस्तेमाल करोगे, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम? कैपेसिटर। अब इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, ठीक है, इसकी शेप हो सकती है स्फेरिकल, इसकी शेप हो सकती है सिलिंड्रिकल, इसकी शेप हो सकती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्म में, जिसको पीपीसी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। बट जो आपके सिलेबस में है वो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? और ज़्यादा इस्तेमाल भी यही होता है। तो क्यों होता है? स्फेरिकल बहुत कम होता है, ज़्यादा सिलिंड्रिकल या पैरेलल इस्तेमाल होता है। तो हम पैरेलल करेंगे क्योंकि सिलेबस में ये है। ये क्यों नहीं होता इसको हम पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर के अंदर। तो ये शेप हो सकती है, स्फेरिकल शेप है तो स्फेरिकल बोल देंगे, सिलिंड्रिकल शेप है तो सिलिंड्रिकल बोल देंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की शेप पैरेलल, दो प्लेट होती है जिसके अंदर पैरेलल रखी होती है, उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पंखे के अंदर तुमने देखा होगा, अभी भी अगर पढ़ रहे हो पंखा चल रहा हो तो पंखे के ऊपर देखो ध्यान से, एक गोल 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 सफ़ेद रंग का वो डब्बा सा लगा होगा प्लास्टिक का। वो जो गोल गोल लगा हुआ है ना, वो क्या है? वो कैपेसिटर है, उसी को कंडेंसर बोलते हैं। सबने कई बच्चों ने तो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, इसको पाड़ के, मतलब खराब होता है, पाड़ के खोल के देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल भी निकलता है। तो वो अरेंजमेंट ही क्या है? कैपेसिटर। तुमने किसी भी मोटर को देख लेना, कोई भी मोटर हो जो घर में चलती है, पानी की सप्लाई वाली मोटर है, मोटर के ऊपर लगा होगा, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के साथ में मोटर लगी, उसके चक्की चलती है, चक्की का जो मोटर होता है उसके ऊपर भी लगा होगा। क्योंकि ये जितने भी मोटर हैं, जितने भी इस तरह के डिवाइसेज हाई पावर वाली, उनको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, और वो ज़्यादा करंट कौन प्रोवाइड कर सकता है? कैपेसिटर। तो इनकी तो बहुत ज़्यादा पावर होती है इनको चलाने के लिए। अब मान लो फ़ोन है, कैमरा है, कंप्यूटर का जो है स्क्रीन, ये लैपटॉप है, उसका जो मदरबोर्ड है, उनमें तो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, मगर छोटे छोटे बहुत सारे लगे होते हैं। तो आगे आएगा जब हमको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये शेप हो सकती है कैपेसिटर की। और कई कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। क्या बोल देते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। उसको इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बोल देते हैं। तो अब बात आती है कि कैपेसिटर जो है वो किस चीज़ को स्टोर कर रहा है? किस चीज़ को स्टोर कर रहा है? चार्ज को, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो अगर चार्ज को स्टोर कर रहा है तो यहाँ एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या है? वो चार्ज को स्टोर कर रहा है। अब सीधी सी बात है, मान लो मेरे पास 5 लीटर की बाल्टी है, तो 5 लीटर की बाल्टी में मैं कितना पानी स्टोर कर सकता हूँ? 5 लीटर ही करूँगा, 5 लीटर से ज़्यादा तो स्टोर ही नहीं कर सकता। अगर मैं 6 लीटर पानी उसके अंदर डालूंगा तो 1 लीटर पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी 5 लीटर है। तो कैपेसिटी यानी एबिलिटी, योग्यता, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, या इसको कह सकते हो स्टोर। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ही क्या है? कैपेसिटी है। ठीक है ना। और ध्यान से समझो, चार्ज को स्टोर कर रहा है और कितना वो स्टोर कर सकता है, वही उसकी क्या होगी? कैपेसिटी। और इसी का दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेंस। और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q अपॉन V। Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अब इसमें समझने वाली बात भी है, Q क्या चीज़ है, V क्या चीज़ है? V है पोटेंशियल डिफरेंस और Q है चार्ज ट्रांसफर टू द कंडक्टर। भी चार्ज को चार्ज जितना ट्रांसफर किया है कंडक्टर को वो, और V है उस कंडक्टर या उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पीपीसी को डिटेल में पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और अच्छे से इसको समझेंगे। अब एक चीज़ को समझो, C हमारा Q अपॉन V। देखो एक एग्जाम्पल अगर लें, मान लो ये स्फीयर है, सबने पढ़ा है, ये स्फीयर है। अब स्फीयर पे चार्ज है Q, तो इसका पोटेंशियल भी होगा V, जिसका फॉर्मूला क्या आता था? K Q बाय, मान लो इसकी जो रेडियस है R,
तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा k3/r। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज लाना चाहता हूँ, dq चार्ज इसको देना चाहता हूँ। अगर मैं इसको dq चार्ज देना चाहूँगा, यहाँ पहले से ही पोटेंशियल है, पहले से ही क्या है, पोटेंशियल है। तो हमें पता है जहाँ पोटेंशियल होता है और वहाँ चार्ज और घुसाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है ना, अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेके आएंगे तो पूरा मतलब अच्छी ताकत लगेगी लाने में। अगर मान लो मैं कहता कि ये v कम है, पोटेंशियल क्या होता अगर कम होता, तो क्या मेरे को इस चार्ज को लाने में कम ताकत लगानी पड़ती? नहीं समझे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्फीयर है, स्फीयर पे चार्ज है, उसका पोटेंशियल है। जब हम चार्ज को लेकर जाते हैं तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं इस पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा ना, वो आने नहीं देगा दूसरे चार्ज को। ठीक है, तो ये कम होगा तो चार्ज को लाना आसान होगा, है ना। v कम होगा तो चार्ज को लाना आसान होगा। आसान मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इसको दे सकता हूँ, और अगर ये ज़्यादा हुआ तो मैं इसको क्या दे सकता हूँ, कम से कम। तो कुल मिला के क्या है, यानी कि कैपेसिटी में देखोगे अगर v कम होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी एक तरह से। अब एक्चुअली में क्या है, कैपेसिटी ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, बट इसमें एक बात बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई कैपेसिटर ऐसा है जिसका पोटेंशियल कम है, एक दूसरा कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा है उसमें चार्ज स्टोर कराना मुश्किल है, जिसमें कम है उसमें चार्ज स्टोर कराना आसान है। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करवा सकते हैं कि कैपेसिटी ज़्यादा है चार्ज स्टोर करने की। इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम है। यानी कि दो कंपैरिजन होंगे तो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उस डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब पोटेंशियल से कंपैरिजन चल रहा है, वैसे इस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता भी इसको बताएंगे। तो इस बात को समझ में आ गया होगा तुम्हारे को कि भाई अगर पोटेंशियल कम से कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसके अंदर क्या करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। अब ये चीज़ आई कहाँ से है, फॉर्मूला कैसे आया है Q/V? तो हमने जैसे पढ़ा कि इट इज़ फाउंड दैट, पोटेंशियल तो सबने पढ़ा ही है, और अभी मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया वो आया K/R। भाई जितना ज़्यादा चार्ज तुम उस कंडक्टर को देने वाले हो उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कराओगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आता है C, इसी C से बन जाएगा Q/V। तो यहाँ से फॉर्मूला आया है C = Q/V। यानी कि कैपेसिटी का एक और फॉर्मूला है, सॉरी कैपेसिटी की डेफिनेशन एक और आ गई क्या, कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यानी कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर करवाया टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कैपेसिटर। उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना स्टोर है। तो चार्ज बाय पोटेंशियल का रेशियो ही क्या होता है, कैपेसिटी। तो अगर हम यहाँ एक ग्राफ बना दें और ग्राफ में क्या लिख दें कि भाई इधर Q है इधर V है, और इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली का ग्राफ है। अब डायरेक्टली का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आ गया, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, बहुत अच्छे से बता सकते हो कि स्लोप में क्या होता है, y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस, Q/V, और Q/V क्या है, C, तो स्लोप हो गया C। यानी कि QV ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, C, और अगर मैं VQ ग्राफ बना दूं तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा बट यहाँ पर इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 1/C। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कैसे, एक चार्ज एक पोटेंशियल, ये CBSE बोर्ड के पेपर में आया क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें। चार्ज पोटेंशियल दे दिया, इस तरह से दो मटेरियल दे दिए, एक x एक y, और ये पूछ लिया इनमें से पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, सॉरी कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, x की या y की। तो तुम खुद बता दो, QV ग्राफ है, स्लोप बताएगा C, कैपेसिटी, इसका स्लोप ज़्यादा इसका स्लोप कम, तो कैपेसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ y। x की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, y की कम होगी, बहुत आसान है। उल्टा कर देते, v यहाँ कर देता, q यहाँ कर देता, तो कैपेसिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ x, क्योंकि इसमें 1/C हो गया, स्लोप ज़्यादा तो कैपेसिटी कम। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे तुमने 11th में भी किए हैं ग्राफ्स के, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बताया है, तुम्हें समझ में भी आ गया होगा ये। तो एक इस तरह का क्वेश्चन इससे बनता है। फिर बात आती है कि मैंने कहा कि जो कैपेसिटी है
ना तो वो चार्ज पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला तो आ गया क्यू बाई वी, बट कैपेसिटी ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, नाइदर डिपेंड ऑन चार्ज नॉर ऑन पोटेंशियल। तो मैं कहता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछता हूँ भी अगर मैं चार्ज को डबल करूँ तो कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बच्चे क्या कहते हैं, सर चार्ज को डबल कर दिया ना कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। नहीं, चार्ज को डबल किया, अगर क्यू को डबल करेंगे तो पोटेंशियल भी तो डबल हो जाएगा, ये भी तो 2v हो जाएगा, उसका पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ इट कैपेसिटी तो उतनी ही रहने वाली है। तो कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। गांठ बांध लो ये वाली बात कि कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ना तो चार्ज पर डिपेंड करेगी ना पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। ये बड़ा काम आएगा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। सी आ गया हमारा क्यू बाय वी, और हमने ये लिख भी लिया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या आएगी, क्यू बाय वी। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, पोटेंशियल की पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, या इसको बोल देते हैं हम फैराड, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई यूनिट है, ठीक है, माइकल फैराड। तो फैराड इसकी एसआई यूनिट होती है। और जनरली फैराड में जब हम यूनिट यूज़ करेंगे तो कई बार माइक्रो फैराड आ सकता है, पीको फैराड आ सकता है, नैनो फैराड आ सकता है। माइक्रो को सबको पता है 10⁻⁻6 फैराड, पीको 10⁻12 फैराड, नैनो 10⁻9 फैराड। तो ये इस तरह से यूनिट भी फैराड की आती हैं, और जनरली हम इन्हीं में डील करते हैं। क्यों करते हैं वो आगे हमको पता लगेगा, ठीक है। तो ये होगी उसकी यूनिट। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो कि ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही बताया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज स्केलर था, पोटेंशियल स्केलर था, सी क्या था, क्यू बाई वी तो था, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका हम कैलकुलेट करें, डायमेंशंस निकालें, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है AT, पोटेंशियल का होता है ml2 T-3 A-1। इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा, M-1 L-2 T4 A2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी नाम की जो चीज़ है वो क्या होती है। तो अभी जो मैंने एक एग्जांपल बताया था तुम्हें स्फीयर का, तो अगर हम एक स्फीयर की कैपेसिटी कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, अगर चेक करें, देखते हैं। यानी कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर, कैपेसिटी ऑफ स्फीयर। अब मान लो भाई हमारे पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो है जी r। तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, अगर इस पे चार्ज क्यू स्टोर है तो पोटेंशियल आ जाएगा k/r। तो कैपेसिटी क्या होती है, q/v। क्यू एज इट इज़, v की वैल्यू ये रख दो, k/r, क्यू से क्यू कट गया, और ये क्या हो जाएगा, c = r चला जाएगा ऊपर, k आ जाएगा नीचे। अब k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, ये वैल्यू रख दो, r/1/4πε0, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πε0r। यानी कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेडियस। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी कैपेसिटी उतनी उसकी क्या होगी, ज़्यादा। जितनी ज़्यादा रेडियस कैपेसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी, इसको थोड़ा सा और समझे तो हम सबसे बड़ा कैपेसिटर मान लेते हैं जी अर्थ को। अर्थ भी तो एक स्फीयर है ना। अर्थ का एक एग्जांपल लेते हैं। अर्थ को हमने माना एक बहुत बड़ा कैपेसिटर, और अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो कैपेसिटी निकाल दो, 4πε0r, इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹, और ये है 6.4 × 10⁶।
इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 711 माइक्रो फैराड। ये कैपेसिटी आ गई, व्हाट 711 माइक्रो फैराड। यानी कि अर्थ कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी अर्थ की भी कैपेसिटी सिर्फ क्या है, माइक्रो फैराड। मतलब एक फैराड भी नहीं आई, इतनी कम। तो इतना बड़ा जब अर्थ की कैपेसिटी इतनी सी है, तो डिवाइसेस में जो लगे हैं उनका क्या होगा, हाल होगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ की कैपेसिटी कम है, मतलब ये है कि जो फैराड है, फैराड इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी। फैराड जो है वो कैपेसिटी की बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। अब मदरबोर्ड में तो छोटे छोटे कैपेसिटी लगे तो उनकी कैपेसिटी क्या होगी, कुछ नहीं होगी। तो इसीलिए क्योंकि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, हम जो कैपेसिटी लेते हैं वो माइक्रो फैराड में ले लेते हैं, पीको फैराड में ले लेते हैं, नैनो फैराड में ले लेते हैं। जनरली जो आपको कैपेसिटर गिवन होंगे वो ऐसे ही होंगे, माइक्रो फैराड, पीको फैराड, नैनो फैराड, है ना। इस तरह के कैपेसिटर आपको गिवन होंगे, तो कभी भी फैराड में नहीं होंगे, इस तरह से मिलेंगे। कारण ये है कि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। अगर मैं मतलब ये निकालने लग जाऊँ ना कि एक फैराड के लिए अगर मुझे स्फीयर चाहिए तो कितना बड़ा स्फीयर चाहिए, तो उससे जो कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आर निकालोगे एक वैल्यू रख के, तो जो आंसर आएगा वो लगभग अर्थ की जो रेडियस का 1500 गुना आएगा। इतना बड़ा कहाँ से लेके आएंगे, तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्फीयर एक अच्छा कैपेसिटर हो सकता है या नहीं। एक छोटी सी बात इसमें अब समझते हैं हम कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर अगर ले रहेंगे तो ये अच्छा है या नहीं है। अच्छा है नहीं है का मतलब क्या है, अब हमें कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करवानी है, करवा दीजिए। अब जब कैपेसिटर एनर्जी देगा तो वो बिखरी हुई एनर्जी देनी चाहिए या एक साथ इकट्ठी एक ही जगह देनी चाहिए, है। जैसे मैं कहता हूँ ना, पानी मान लो मारना है तो एक ही पॉइंट पे सारा पानी आए, और एक है कि भाई इस पे ना आगे सब पे पानी गिर रहा है, तो हमें तो एक ही जगह चाहिए ना, ताकि सारी ताकत जब एक ही जगह लगेगी तो ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। तो हम देखते हैं, अब एक्चुअली में ये हमारा क्या था, स्फीयर था। स्फीयर पे चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज कहीं ना कहीं से तो लेके आए होंगे हम, ये जो चार्ज आया है स्फीयर पे कहीं ना कहीं से तो लेके आए हैं। जब याद करो पोटेंशियल डिफाइन करते थे क्या करते थे, इन्फिनिटी से तोड़ कर लाते थे ना चार्ज को। इन्फिनिटी से मैं ये क्यू चार्ज लेकर आया हूँ, पहले यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, चार्ज कहाँ से लेकर आया, इन्फिनिटी से, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल कितना आ गया था, के क्यू अपॉन आर। अब के क्यू अपॉन आर इसका पोटेंशियल आया है, एक्चुअली में इसका पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने देखो पोटेंशियल बताया भी था, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल तभी निकल सकता है जब इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मानते थे, जीरो मानते थे कि यहाँ पोटेंशियल जीरो है। तो एक्चुअली में जो ये V आया है वो इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। यहाँ के और यहाँ के पोटेंशियल का डिफरेंस है जो ये आया है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और हम कहते थे पोटेंशियल है तो वहाँ पर एक सिस्टम बनता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बनती है, जिसका फॉर्मूला आया था V = K Q1 अपॉन R। ये भी पढ़ा हुआ है ना कि भाई ये एनर्जी आ जाती थी U, ठीक। अब एक्चुअली में क्या है कि जैसे ही हम चार्ज को यहाँ से तोड़ के ला रहे हैं यहाँ तक, चार्ज को यहाँ से तोड़ के ला रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो जब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएगी तो इसकी एनर्जी बिखर जाती है, बिखरी बिखरी आती है। यहाँ पे यहाँ से लेके आएंगे ना, पहले से बिखरी होगी, गैप बहुत ज़्यादा है तो बिखर कर आएगी एनर्जी। अब हमें एनर्जी चाहिए कन्फाइंड, बिल्कुल एक ही जगह पे। ये यहाँ भी समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, फील्ड इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, हर डायरेक्शन में है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इधर भी जा 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 रही है। हमें तो एक ही जगह पे चाहिए, है ना। अगर मैं कोई ऐसी अरेंजमेंट कर दूं कि इन दोनों को पास ले आऊं, जैसा कि हम इस अरेंजमेंट में करते हैं, मान लो मेरे पास एक ही प्लेट है, एक ही प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट मेरी यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज है, ये प्लेट यहाँ पर मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है सारा, यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब याद करो थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, σ/2ε0 होता था। अब यहाँ पर मान लो एक पॉइंट ले लूँ बीच में, इस पॉइंट पर
ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगा? इधर होगा। इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगा? वो भी इधर ही होगा। तो जुड़ गए, घट गए, जुड़ गए ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो टोटल जो फील्ड आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में आएगा, और वो कितना आएगा? इक्वल टू सिग्मा बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2 कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ फील्ड कितना आएगा? 0। यहाँ फील्ड आएगा 0। याद करो गॉस लॉ की सबसे लास्ट एप्लीकेशन उसमें किया था ना कि अगर दो प्लेट हो, दोनों पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज हो, तो बीच में ही फील्ड होता है और वो फील्ड यूनिफॉर्म होता है और एक पर्टिकुलर एक ही जगह पे जा रहा है। तो इसमें क्या किया? अब यहाँ भी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था। अब यहाँ भी तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस dV कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक प्लस है एक माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ जो कैपेसिटी डिफाइन करेंगे हम Q/V, इसमें जो ये Q है ये क्या है? ये है चार्ज गिवन टू कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को जो चार्ज दे रहे हैं ये वो Q है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव प्लेट को जो चार्ज दे रहे हैं वो Q है, और V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ कैपेसिटर। अब इनको जैसे ये इन्फिनिटी पे था और ये था, बहुत गैप था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट थी। बट इसको जब पास ले आए तो यहाँ एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट होने का मौका कम मिलेगा और एनर्जी लगातार एक ही जगह पे जाएगी। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट आएगी वहाँ कैपेसिटी अच्छी आएगी, यहाँ कैपेसिटी ऐसे अच्छी नहीं है। तो ये कैपेसिटर कोई अच्छा कैपेसिटर नहीं है, इसीलिए हम कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं? इस तरह का। और इसी के अरेंजमेंट को बोल देते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोल देते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं इस तरह के अरेंजमेंट को, और यही इस्तेमाल करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया अब आना शुरू हो गया होगा। अभी फील आएगा बहुत अच्छे वाला, अभी जब इसको करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम इसी को कर रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट बन रही है इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये कैपेसिटर वर्क कर रहा है। तो करते हैं अपना प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल में भी सीधी सी बात है, अभी कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है तो वो उसका जो स्टोर करने का मुद्दा है वो किस बेस पर है, किस तरह से एनर्जी स्टोर कर रहा है वो। तो अगर इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो मान लो हमारे पास ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट मान लीजिए, और ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि मैंने इसको फुल चार्ज कर दिया। फुल चार्ज करने का मतलब है कि मान लो इस पर भाई 50 कूलम चार्ज आ सकता था, तो 50 कूलम चार्ज मैंने इसको दे दिया। कूलम ज़्यादा है तो मालूम 50 माइक्रो कूलम चार्ज मैंने इसको दे दिया। और जब ये चार्ज होगा तो हर एक बॉडी जब चार्ज होती है ना तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक चार्ज हो सकती है। उससे ज़्यादा पोटेंशियल आप दे दोगे उसको तो क्या होगा? वो उड़ जाएगी, डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मान लो इसका जो पीक पोटेंशियल, जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है, मान लो मैं कहता हूँ वो 20 वोल्ट था भाई, या मान लो 100 वोल्ट था। चलो भाई 100 वोल्ट तक ये सहन कर सकता था, तो 100 वोल्ट इसका पोटेंशियल था, 50 माइक्रो कूलम इसका क्या है? चार्ज है। मैंने बताया था ना पहले भी कि पोटेंशियल अगर कम होगा तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो अभी चेक करते हैं, ये प्लेट है। अब इस प्लेट के पास मैं एक दूसरी प्लेट लेकर आया और वो दूसरी प्लेट बिल्कुल अनचार्ज प्लेट थी। ये प्लेट कैसी है? अनचार्ज प्लेट है। अब अनचार्ज प्लेट को जब मैं इसके पास लेकर आऊँगा तो इंडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। इंडक्शन होगा तो यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ कैसा क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज इस फेस पे। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कोशिश करेगा? नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव के इफेक्ट की वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा घटना शुरू होगा, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्ज भी है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। भाई पॉजिटिव वाला तो प्लस करवा रहा है, माइनस वाला माइनस करवा रहा है, तो ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है इसके पोटेंशियल को। पोटेंशियल जहां मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। तो इसके पोटेंशियल को ये घटा रहा है, ये इसको बढ़ा रहा है, बट नज़दीक कौन है? नेगेटिव। तो इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? नेगेटिव का, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल लिटिल बिट थोड़ा सा
कम हो जाएगा। ज़्यादा कम तो नहीं होगा मगर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या किया हमने, अब हमने इस चार्ज को यहाँ से उड़ा दिया, चलो भाई ख़त्म हो जा। अब ऐसे थोड़ा उड़ सकता है, कैसे उड़ाया है, इसको हमने अर्थिंग दे दी। अर्थिंग दी तो पॉजिटिव चार्ज तो गया, बच गया क्या, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा था, वो नहीं है, तो सर्वे सर्वा राजा कौन है, सिर्फ नेगेटिव। ये क्या करेगा, इसके चार्ज को, चार्ज नहीं सॉरी पोटेंशियल को घटा देगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, यानी कि V हो जाएगा डिक्रीज। मान लो 100 वोल्ट से घट के ये 90 वोल्ट हो गया, तो ये कितना सहन कर सकता है, 100 वोल्ट, अब कितना है 90 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और भी तो ले सकता है अब ये, क्योंकि पहले 100 वोल्ट से ज़्यादा देता तो ये ख़त्म हो जाता, बट अब मैं 10 वोल्ट और दूंगा, और 10 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और चार्ज जब ट्रांसफ़र करेंगे इसको तो अब ये चार्ज स्टोर कर लेगा। हो सकता है 50 से ये 60 माइक्रोकूलम हो जाए और 90 से दोबारा 100 पे चला जाए। तो जो कैपेसिटर पहले सिर्फ 50 तक ही स्टोर कर पा रहा था, अब वो इस प्लेट के आ जाने की वजह से कितना स्टोर कर पा रहा है, 60। क्यों, क्योंकि ये प्लेट पहले तो इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी पे थी ना, तो इन्फिनिटी पे थी तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सा मामला था। हम वहाँ से उठा के एक प्लेट ही ले ऐसे दिए यहाँ पे, ले भाई गैप कम कर दिया, कन्फाइंड कर दिया, कैपेसिटी बढ़ गई। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शॉर्ट फॉर्म PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरह से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और इस तरह से। कभी भी इसको ऐसे ड्रॉ मत कर देना, ये सेल का सिंबल होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सेल को भी ऐसे बना देते हैं, ये सेल हो गया, ये सेल नहीं है, ये सेल है, ये कैपेसिटर है। और अगर मैं इसी कैपेसिटर को इस तरह से बना दूं, एरो का साइन डाल दूं, तो ये हो जाता है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। ये कांस्टेंट कैपेसिटी वाला कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, इसकी कैपेसिटी कांस्टेंट है, इसकी कैपेसिटी वेरिएबल है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सिंबल होता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखते हैं कि जो कैपेसिटी, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है, जो चार्ज ये स्टोर कर रहा है, उस कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब C का फॉर्मूला हमने ये तो पढ़ लिया भाई, Q/V होता है, बट वहाँ ये तो पढ़ा था भी चार्ज जो है वो ना तो सॉरी कैपेसिटी जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड करेगी। अब किस पे डिपेंड करेगी तो हम देख लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम, कैपेसिटी ऑफ PPC, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, PPC मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है, निकालो जी। तो निकालने के लिए क्या किया, हमने एक प्लेट ले ली यहाँ पॉजिटिव, एक प्लेट ले ली यहाँ नेगेटिव, इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि इनके बीच में ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कितना होगा, σ/ε0 होगा। मान लो इस प्लेट का एरिया A है और दोनों के बीच का जो गैप है वो D है, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, D है। हर प्लेट का जो एरिया है A है, यानी कि A मान लिया एरिया ऑफ ईच प्लेट, और जो D माना है वो माना है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये हमने चीज़ें मान ली, ठीक है जी। अब ये होगा, अब सिग्मा क्या है, सिग्मा सबको पता है, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें निकालना है C क्या होता है भाई, Q/V। चार्ज तो हमें पता है Q देना है, ये भी ट्रांसफर करना है चार्ज, तो Q प्लस Q लेके चलते हैं हम। बट आ गया V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V निकाल लो, V क्या होता है। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है E = V/R, तो V क्या होगा, × R, पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था ना, E = V/R होता है। तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ से वो क्या आएगा, E × R आएगा।
ई कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आर कितना है, आर होता है डिस्टेंस ना, यहाँ डिस्टेंस कितना दे रखा है डी, तो ई इंटू डी लिख लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा डी। अब जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो सिग्मा क्या आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पहले से है डी यहाँ आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो सी कितना आ जाएगा क्यू अपॉन वी, वी कितना आया है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से गया क्यू कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़े ध्यान से याद करना इसको। सी क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि जो कैपेसिटी है वो पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, तुम कहोगे नहीं सर। क्या कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड करती है, नहीं सर। क्या कैपेसिटी डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, यस सर। क्यों, डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ में तो एरिया आता है, डी उनके बीच का गैप है, तो डायमेंशंस पर डिपेंड कर रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ जो कैपेसिटी है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, तो ध्यान से देखोगे फॉर्मूले में तीन चीज़ें हैं, एप्सिलॉन नॉट ए और डी। तो कैपेसिटी एक तो एरिया के डायरेक्टली हो गई, दूसरा कैपेसिटी इनवर्सली टू डिस्टेंस हो गई, और तीसरा कैपेसिटी डिपेंड करती है एप्सिलॉन मतलब नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रहा मैं, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा अभी डिटेल में कि भाई अभी जो हमने इसके बीच में लिया है वो लिया है एयर को। इन दोनों प्लेट के बीच में जो ये मीडियम है, यहाँ पर हम क्या लेके चले हैं, एयर को लेके चले हैं, या कह सकते हो वैक्यूम को लेकर चले हैं। बट अगर मैं इसके बीच का मीडियम बदल देता हूं तो कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ेगा। कितना पड़ेगा वो तो आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसका शॉर्टकट पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या कहा, सी डायरेक्टली टू ए, सी इनवर्सली टू डी। मतलब क्या है, अगर प्लेट को मोटी बना दोगे, मोटा प्लेट लोगे, मोटी प्लेट लोगे, एरिया ज़्यादा लोगे तो कैपेसिटी ज़्यादा आएगी। इनका गैप बढ़ा दोगे, डी बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था भाई, इन्फिनिटी पे था और यहाँ था, तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो गया था ना, कंफाइन नहीं था। तो हमने क्या किया था, उसको उठा के पास ले आए थे। तो हमें तो पास ही रखना है, दूर रखोगे तो क्या होगा, दूर ही चला जाएगा वो बेचारा, कैपेसिटी क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। तो अगर कैपेसिटी ज़्यादा रखनी है तो प्लेट का गैप, प्लेट के गैप को क्या करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से दो चीज़ों पर तो यहाँ डिपेंड कर गया। तीसरा बचा जी मीडियम। मीडियम पे कैसे करेगा, तो एक फॉर्मूला इसका निकाल ही लेते हैं। अगर मीडियम पे कैसे करेगा भाई, तो मान लो हमने इसके प्लेट का मीडियम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, यानी कि जो कैपेसिटर था इसके बीच में मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो नई कैपेसिटी सी डैश क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हम कि जब मीडियम आता है तो एप्सिलॉन हट के क्या बन जाता है, एप्सिलॉन बन जाता है। तो एप्सिलॉन में रिलेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या हुआ, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, पहले पढ़ चुके हम ये। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या बन गया, क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी। तो के इंटू सी, मतलब क्या हुआ कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, पूरा फुल भर दिया, तो उसकी कैपेसिटी के टाइम्स हो जाएगी, मतलब उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। समझे, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। और कितना बढ़ जाएगी, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, तो 5 गुना बढ़ जाएगी। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10, तो 10 गुना बढ़ जाएगी। और अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जब भी मीडियम बदलते थे तो देखो फोर्स डिक्रीज होती थी, याद करो, फोर्स डिक्रीज होती थी, फील्ड डिक्रीज होता था, फ्लक्स डिक्रीज होता था, पोटेंशियल तक भी डिक्रीज हो जाता है। ये चारों चीज़ें मीडियम बदलने से डिक्रीज होती हैं। बट अकेला कैपेसिटर है जो मीडियम बदलने से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मीडियम के बाद बात आती है एरिया और डिस्टेंस से रिलेटेड। तो मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन दे कैपेसिटी निकालने का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कि मान लो मैंने एक प्लेट ले ली, ये प्लेट ले ली जी, ये लो, ये प्लेट ले ली, ये प्लेट ले ली, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, और ये इसकी लेंथ हो गई ए, ब्रेड्थ हो गई इसकी बी, गैप हो गया इसके बीच का डी, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी कैपेसिटी क्या होगी, जल्दी फाइंड आउट, फटाफट फटाफट बस जल्दी बताओ, क्योंकि आसान सा है। फॉर्मूला क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया क्या होता है
अब क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए इंटू बी अपॉन डिस्टेंस कितना है डी, हो गया जी, खत्म बात, राइट आंसर। अब क्या प्लेट रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर हो सकती है, सॉरी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर भी हो सकती है, वो तो एक ही बात हो जाएगी, यहाँ ए इंटू ए कर दूंगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या प्लेट सर्कुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, लो जी, ये मैंने सर्कुलर प्लेट ले ली। अब इस पर कैपेसिटर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, तो बीच में फील्ड होगा जो भी होगा, और इनके बीच का गैप अब मैंने मान लिया x, क्या कैपेसिटी आएगी, फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या ले लेंगे अब पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस अगर आर है बिल्कुल सेम ही लेते हैं क्योंकि, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन x, बस हो गया। तो ये कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला है। तो ये हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे भी यूज़ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, यानी कि जो चार्ज स्टोर कर रहा है, किस तरह से स्टोर करता है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, और डिफरेंट टर्म्स उसमें कैसे जुड़ी हुई हैं। तो आज आप अगर नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन दबाएं और जी भर के इसको शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर डालें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि आपकी जो ये कमेंट है ये मैं ये बताते हैं कि भाई आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कितनी है, कितना हम और कर सकते हैं, और लाइक दबा दें तो उससे मैं मोटिवेट होता हूँ। तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।